हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपको एक और नए चैप्टर के लिए क्रैश कोर्स प्रचंड सीरीज में। तो इस बैच में हमने अभी तक आप लोगों को बायोलॉजी में 2 चैप्टर करवा चुका हूँ, एक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और एक हमारा जेनेटिक्स हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करेंगे, फिर फिजिक्स के। तो केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। और वन शॉट में ही खत्म करना है, तो पता ही है कि एक ही दिन में हम लोग को खत्म करना है लेक्चर को, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो ज्यादा समय मैं इस पे व्यतीत करूंगा नहीं, और जितना शॉर्ट हो सके और एकदम वही पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और एट लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मैं हमेशा वो सारे टॉपिक्स किताब से मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस 95% अबव रहेंगे। और उन सारे टॉपिक्स को एकदम किसी कीमत पे अच्छे से याद करके बार बार रिवाइज करते जाइएगा एग्जाम में, तो फिर मुझे आप फीडबैक दीजिएगा सच में वो क्वेश्चन कितने सारे इंपॉर्टेंट थे। चलिए बिना वक्त को जाया करते हुए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। पीरियोडिक टेबल जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्लास 9th में एक पार्ट इसका पढ़ चुके हैं हम लोग, ये सेकंड पार्ट है हमारा पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है कि इट इज ए टेबुलर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है? टेबुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का? सारे एलिमेंट्स का। सारे एलिमेंट्स का किसके बिहाफ पे? उनके कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे। उनके कैरेक्टरिस्टिक, किस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, किससे सिमिलर करता है, किससे डिसिमिलर करता है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उन सब के बुनियाद पर उन्हें कैटेगराइज किया गया है। और यह कैटेगराइजेशन क्या कहलाता है? आपका पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? तो पीरियोडिक टेबल की जो बात है वो हम लोग सबसे पहले हुआ क्या कि जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट खोजे आने लगे, जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट की मात्रा बढ़ने लगी, तो एलिमेंट की मात्रा बढ़ने लगी तो क्या जरूरत पड़ा हमको एक टेबुलर क्लासिफिकेशन करेंगे हम। जब एलिमेंट की मात्रा बढ़ने लगा तो बात यह हुआ कि आखिर उन सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक कैसे याद रखेंगे हम, क्या तरीका होगा हमारे पास कि हम इजी वे में सबके कैरेक्टरिस्टिक को याद रखेंगे। तो हर चीज को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात होती है क्लासिफिकेशन। तो हमने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। एटलीस्ट हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट है। बहुत सारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं और नोबेल गैस है। तो इन सारे एलिमेंट को हम लोगों को एक साथ पढ़ना था, सबका कैरेक्टरिस्टिक, सबका सिमिलैरिटी, सबका डिसिमिलैरिटी। तो पॉसिबल है कि सब कुछ को एक सिंगल सिंगल याद रखा जा सके 118 का? ठीक है, पॉसिबल नहीं था। तो कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए उसे क्लासिफाई करने की बात हुई। और एलिमेंट को क्लासिफाई करने का शुरुआत किसने किया? डोवेनियर्स ने। डोवेनियर्स ने अपने क्लासिफिकेशन में एक लॉ दिया, इस लॉ का नाम क्या था? ट्राइड्स लॉ। क्या बोलते हैं डोवेनियर का हम लोग? ट्राइड्स लॉ। ये ट्राइड्स लॉ जो था इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने बोला कि मैं 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना देता हूं। मैं 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बना देता हूं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ग्रुप बनाया। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ग्रुप बनाया। उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम का ना बैरियम का ग्रुप बनाया। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम का ग्रुप बनाया। बोला कि ये जो मैं ग्रुप बना रहा हूं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम का, बोला कि इस ग्रुप में क्या खासियत है भाई? तो बोला कि भाई देख लो, जो मेरा पहला एलिमेंट है और जो मेरा तीसरा एलिमेंट है, जो मेरा पहला एलिमेंट है और जो मेरा तीसरा एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास, इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज, इसका एटॉमिक मास A1 मान लो, इसका एटॉमिक मास A2। तो डोबनियर साहब ने क्या किया कि 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। इन तीनों एलिमेंट में उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट एलिमेंट्स एटॉमिक मास एंड द लास्ट एलिमेंट एटॉमिक मासेस एवरेज इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट्स एटॉमिक मास। बोला कि भैया मैंने ग्रुप ऐसा बनाया है कि पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरा एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज जब आप लोगे तो वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। इस टाइप से उन्होंने एवरेज निकाल के बताया। उसी टाइप से उन्होंने ज्यादा ग्रुप तो दे नहीं पाए, 2-3 ग्रुप ही दे पाए। ठीक है, और उसके बाद ऐसा सिमिलैरिटी को मिलना क्या हो गया? बंद हो गया। तब डोवेनियर ट्राइड्स लोग क्या हो गए? फेल हो गए। ठीक है, क्योंकि डोवेनियर ट्राइड्स में ज्यादा उन्होंने ग्रुप दे नहीं पाए। डोवेनियर ट्राइड्स समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का। कोई दिक्कत? क्लियर मेरी बात है? ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम क्या था? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या दिया है? ऑक्टेव। कौन सा लॉ दिया है? ऑक्टेव लॉ। अच्छा, ऑक्टेव लॉ में इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं ना कि एलिमेंट को एक सीक्वेंस में सजा दे रहा हूं, एलिमेंट को एक सीक्वेंस में सजा दे रहा हूं। तो बोला ठीक है सजा दीजिए। अब बताइए कैसे सजा दिया, तरीका बताइए। तो बोला कि जैसे देखो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट, सपोज तो कर लीजिए एलिमेंट ए बी सी डी, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है। ठीक है, बोला कि आप कहीं से भी काउंट करना शुरू कीजिए। यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। यहां से काउंट करना शुरू करोगे 1 तो ये वाला 8 आएगा ना। यहां से काउंट करोगे 1 तो ये वाला 8 आएगा। बोला आप कहीं से भी काउंट करना शुरू कीजिए, जहां से आप काउंट कर रहे हैं और जहां आपका 8 नंबर आ रहा है उन दोनों एलिमेंट के प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करिए। मैंने ऐसे एलिमेंट को सजाया है कि आप जहां से काउंटिंग शुरू करोगे और जहां अंत करोगे उन दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट और एवरी एथ एलिमेंट, पहला एलिमेंट और उससे गिनने पे आठवां एलिमेंट, दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? इक्वल, सेम होगा, मैच करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव लॉ। किसने दिया है लॉ? न्यूलैंड ने। बहुत सारे एलिमेंट को सजा नहीं पाए, पर 17-18 एलिमेंट सजा पाए। उसके बाद ऐसे प्रॉपर्टी दिखना क्या हो गया? उनका बंद हो गया। ठीक है, तो ऑक्टेव लॉ पूछा गया क्यों से आपने ये कांसेप्ट कहां से लाया? तो बोला किस पर गाने की धुन में होता है ना, क्या होता है? सा रे
गा मा पा धा नी सा। देख लो सा सा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला कि 1 और 8 में जिस तरह गाने की धुन में सा और सा सुर मैच करते हैं वैसे ही मैंने एलिमेंट को सुझाया कि हर पहला और आठवां एलिमेंट के एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे सिमिलर होंगे रिजेंबल्स करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता बात समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो लेके आए जिन्होंने जिन्हें रियलिटी में जिनका हमारे पास बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा जिन्होंने सबसे पहली बार टेबल का कंसेप्ट दिया। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट किसी टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे थे कि टेबुलर एटॉमिक मास के बेसिस पे और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे काम कर रहे थे। ना टेबल का बात किया था ना एटॉमिक नंबर का बात किया था। ठीक है अब एक साइंटिस्ट उठ के आता है, इसका नाम क्या होता है? दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है मेंडलीव, ठीक है दिमित्री मेंडलीव जो है आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हमारे पीरियोडिक टेबल में क्योंकि ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट को टेबुलर अरेंजमेंट में रखा, एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल का रूप दिया, एलिमेंट को रखने के लिए ग्रुप बनाए और पीरियड बनाए। तो ग्रुप और पीरियड का डिस्कवरी किन्होंने किया था? मेंडलीव ने। समझ आ गया बात? ठीक है और मेंडलीव ने जब अपने पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट दिया था उस वक्त 63 एलिमेंट्स हमारे पास उपलब्ध थे। तो 63 एलिमेंट्स को टेबुलर अरेंजमेंट में रखने का काम किन्होंने किया था? मेंडलीव। कोई दिक्कत नहीं आता। क्लास 9 में पढ़ना था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खासियत थी, क्या खामियां थी। इन्होंने बहुत सारे अननोन एलिमेंट के बारे में पहले से प्रिडिक्शन कर दिया था, स्पेस छोड़ दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्यूचर एलिमेंट कौन सा आने वाला है। कुछ गलतियां भी था इनका, जैसे इन्होंने कहा था कि मैं इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रख रहा हूं बढ़ते हुए मास नंबर के आधार पे, बढ़ते हुए मास नंबर के आधार पे, एटॉमिक मास नंबर बढ़ते हुए संख्या में मैं इसको ग्रेजुअली सजा रहा हूं। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने अपनी ही बात को नकार दिया, कहीं कहीं कम मास नंबर वाले को पहले रख दिया और बाद में रख दिया और ज्यादा मास नंबर वाले को पहले। बढ़ते हुए सजा रहे हैं ना, कम वाला पहले आएगा, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने इसी कंसेप्ट क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है तो वो क्लास 9 के टॉपिक थे। 10th में हम लोग को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जानना है, सिंपल सा रिकॉल है ये। तो मेंडलीव के बाद जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो किसका दिया हुआ है? अपना हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें बहुत सारे और साइंटिस्ट का योगदान, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? सबसे बड़ा डिफरेंस यह था कि मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को बढ़ते हुए मास नंबर के आधार पर सजाया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट सजे हुए हैं। बात समझ में आ गया? जैसे ही बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट सजे तो आइसोटोप्स का टेंशन खत्म, नोबेल गैस किनारा पकड़ लिया। ठीक है और बहुत सारे ग्रेजुअल डिफरेंसेस क्या हो गए? खत्म हो गए, जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। वो सारी मुसीबतें क्या हो गई? समाप्त हो गई। एक मुसीबत अभी भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक यही है कि हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं। ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम्स में कि हाइड्रोजन क्यों 17th ग्रुप और 1 ग्रुप में दोनों में उसका पोजीशन रखा गया है, याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका वैलेंसी +1 होता है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। ठीक है 17th ग्रुप में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो वैलेंसी -1 भी शो करता है, जो 17th ग्रुप के एलिमेंट से रिजेंबल्स करता है प्रॉपर्टी, और गैसियस स्टेट्स में भी मौजूद है जो अदर बाकी सारे हैलोजेंस मौजूद हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है तो गैसियस प्रॉपर्टी भी शो करता है, -1 का नेचर भी शो करता है, इसी कारण से उसको हैलोजेंस में भी रखते हैं। और 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कारण से वो अल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल्स करता है प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अब समझना फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हेनरी मोसले कहते हैं, मॉडर्न का नहीं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल से नाम से मटेरियल करते हैं। मॉडर्न का फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछा जाए तो दिमित्री मेंडलीव, क्योंकि टेबुलर अरेंजमेंट, ग्रुप्स का डिस्कशन, पीरियड्स का कांसेप्ट कौन ला दिया? मेंडलीव ला दिया। नोबेल गैस और हैलोजेंस में, नोबेल गैस और हैलोजेंस में यह डिफरेंस है कि नोबेल गैस जो होता है तुम्हारे वो इनर्ट है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, डबलेट हीलियम का कंप्लीट है, वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के कारण, अपने कैरेक्टरिस्टिक के कारण रिएक्ट नहीं करता, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो पहले से स्टेबल है, वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भागीदारी नहीं, जबकि हैलोजेंस जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ठीक है इजीली रिएक्ट करता है क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हाईली रिएक्टिव है, इनर्ट है, एक हाईली रिएक्टिव और एक इनर्ट है। दोनों गैस आयोडीन गैसेस फॉर्म नहीं होता है। नोबेल गैस में हैलोजेंस, नोबेल गैस तो गैसेस है पूरा, हैलोजेंस सारे गैसेस नहीं है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है सब इसमें सॉलिड गैस है। कोई दिक्कत समझ आ गया? अब देखो आगे अगला अगला कंसेप्ट क्या करते हैं लोग डिस्कस कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? ग्रुप और पीरियड। ग्रुप किसको बोलते हैं और पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा अरेंजमेंट, इस टाइप से अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं ना। ठीक है और ऐसे ये पूरा हमारा बटा हुआ है, इस टाइप से पूरा बटा हुआ है कहानी। तो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन नीचे वाला ऐसे जो नीचे आ रहा है तो क्या बोलेंगे? ये वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं? ग्रुप। क्या कहलाते हैं?
इसकी संख्या हमारे पास कितना है, 1 से लेकर 18, 1 से लेकर 18 तक। जबकि पीरियड की बात करें तो पीरियड ये लाइंस क्या है आपके हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो वाले लाइंस क्या कहलाएंगे आपके पीरियड, ये सारे क्या कहलाएंगे पीरियड्स। तो पीरियड की संख्या कितना है हमारे पास 1 से लेकर 7, समझ गया बात। रो हो गया पीरियड और कॉलम हो गया आपका ग्रुप, कोई दिक्कत, बात समझ आ गया। अब आगे देखोगे, अब बात ये हो रही है कि वर्टिकल ग्रुप जो है उसमें 1 से लेकर 18 तक है, तो पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, पहले ग्रुप को बोलते हैं तो अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं अल्कली मेटल। क्यों भाई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली का फॉर्मेशन करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके। अल्कली का मतलब क्या बता रहे हैं, अल्कली मेटल्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली का फॉर्मेशन करता है वाटर से रिएक्ट करके। अल्कली उस बेस को कहते हैं जो बेस पानी में इजीली क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्कली। समझने के बाद क्या तो आ गया वापस पढ़ाया बची है, ठीक है। अल्कली मेटल्स में कौन-कौन आता है, अल्कली मेटल्स में आते हैं फर्स्ट ग्रुप में कौन-कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है, ये सारे किसमें आते हैं तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल में। सेकंड ग्रुप क्या कहलाता है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये थोड़े से वीक अल्कली बनाते हैं रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट ग्रुप, और अर्थ क्रस्ट मैक्सिमम पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। इसमें कौन-कौन आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम, ठीक है, समझ गया बात। ये तुम्हारा किसमें आते हैं सेकंड ग्रुप में। अब थर्ड से लेकर 12 ये हम लोग क्या बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई दिक्कत, समझ आ गया बात। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। 30 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का बोरॉन है, इसलिए बोरॉन फैमिली, इसमें आता कौन कौन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेक्नियम, ठीक है, कैसे याद किया बता, बाल गंगाधर इंडियन, ठीक है, ठीक है, ऐसे याद बता 30 तक याद होना चाहिए, बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल गैस पूरा याद होना चाहिए, हैलोजेंस पूरा याद होना चाहिए, अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल पूरा याद होना चाहिए। सारा पूरा पेपर याद करने का आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है और इंपॉर्टेंट जो पीरियड है, पीरियड 1 to 3 याद होना चाहिए, पूरा तीनों पीरियड याद होना चाहिए। और ग्रुप में आपके पास फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 17 और 18 जरूरी, इतना याद होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अदरवाइज 30 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर सबका याद होना चाहिए और 20 एलिमेंट तक एटॉमिक मास नंबर याद होना चाहिए, इतना अभी तक रिक्वायरमेंट है, फिर आगे बढ़ते जाओ याद होते जाएगा यूज करते करते। 14 ग्रुप में कौन है, कार्बन फैमिली, इसमें कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सब आते हैं, ठीक है। 15 ग्रुप में कौन है आपका, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसमें नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस ये सब आता है, ठीक है। 16 ग्रुप में कौन है आपका, फैमिली आयोडीन, आई से कैसे हो जाएगा, कौन है जब बोरॉन फैमिली हो चुका है, ठीक है, मान लगाओ आई से कुछ 16 नंबर एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इसको एक और नाम से पुकारते हैं चैल्कोजेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं चैल्कोजेन, ये ओर फॉर्मिंग ग्रुप है ओर फॉर्मिंग ग्रुप है, ठीक है, चैल्कोजेन कहते हैं इसको हम लोग। 17 नंबर वाले को क्या कहते हैं, हैलोजेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका वाला याद रखना पड़ेगा, कौन कौन आता है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आगे जैसे इस वाले ग्रुप का क्या नाम है, ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एक एंटीमोनी होता है इसमें, एस्टेटिन होता है, एस्टेटिन होता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। अगला हो गया तुम्हारा 18 वाले तो बहुत सिंपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गया बात, कोई दिक्कत नहीं आता। और इसमें आते कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन और हेडन, ठीक है, ये आपके मोस्ट स्टेबल ग्रुप है, क्योंकि इन सारे एलिमेंट का ऑक्टेट और डबलेट फुलफिल है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और बाकी सारे एलिमेंट इसी ग्रुप की तरह बनना चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्लियर, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा ग्रुप की बात। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास साथ क्या है, पीरियड है।
बात करते हैं हम लोग पीरियड के बारे में। पीरियड जो हमारा है वो एक से लेकर 7 पीरियड हमारे पास अवेलेबल है। और पहले पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट। इसमें दो ही एलिमेंट है बस, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद हमारे पास दूसरा पीरियड है, बोलते हैं क्या हम लोग, शॉर्ट। दूसरा को भी और तीसरा को भी क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है। चौथा क्या कहलाता है आपका, लॉन्ग पीरियड। चौथा क्या कहलाता है आपका, लॉन्ग पीरियड। और पांचवा क्या कहलाता है आपका, पांचवा लॉन्गेस्ट और छठा भी लॉन्गेस्ट। और सातवां क्या कहलाता है आपका, इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि अभी सातवां में सारे एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च कंप्लीट फुलफिल नहीं हुआ, चलेगा इसी कारण से। ठीक है। इस तरीके से हमारे ग्रुप्स और पीरियड्स डिस्क्राइब है। ठीक है। आपको 30 एलिमेंट तक याद करना पड़ेगा चीजों को। नहीं वो सब हटाते हैं। थर्ड जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम मैग्नीशियम वाला। सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पीरियड से आएंगे। ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स वाले। ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पीरियड से आता है, इसलिए इस पीरियड को से कर लीजिए। क्लियर है मेरी बात। सबसे खास बात यह है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आखिर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस पीरियोडिक टेबल की, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे खास बात थी इस पीरियोडिक टेबल की कि इसमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता था, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर टाइम पे बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, रिजेंबल्स करेगा, शो करेगा। एक चीज वापस दोबारा एक निश्चित समय अंतराल पे बार रिपीट होगा, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे खास बात थी पीरियोडिसिटी, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सारे प्रॉपर्टियां क्या कर रहे थे, रिजेंबल्स हो रहे थे, रिपीट कर रहे थे। ये मेरी बात है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था, क्यों पीरियोडिसिटी देखने को मिला। तो पीरियोडिसिटी देखने को मिलने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम टाइप का इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सारे एलिमेंट का। जितने भी ग्रुप में एलिमेंट रखे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप कंसीडर करता हूं, तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। इनको जब देखोगे तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा इन सारे एलिमेंट का, सबका क्या होता है, सेम, सबका वन होता है। सबका क्या होता है, वन होता है, पता है ना। तो इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टियां क्या करते हैं, रिजेंबल्स रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था पीरियोडिसिटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट बात है कि थर्ड पीरियड को मैंने इसलिए खास कहा है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। समझ में आ गया बात है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है कि हमारे पास पीरियोडिसिटी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी तो पता ही क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक और डेफिनेशन जो मैं बताता हूं आपको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू गेन और लॉस बाय द एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड डबलेट टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। अपने आप को स्थिर करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या एलिमेंट लॉस और गेन करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, उसका वैलेंसी। क्लियर है बात। ठीक है। तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि हमारे इस पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिखती है। इसके कारण से पीरियोडिसिटी हम जो कह रहे हैं कि एक निश्चित समय अंतराल पे बार-बार प्रॉपर्टियां रिजेंबल्स करती है। तो प्रॉपर्टियां हैं कौन-कौन सी जो बार-बार एक निश्चित समय अंतराल पर रिपीट करेंगी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो जो रिपीट होता है एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, बस रिपीट होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, डिक्रीज करता है, वो कैसे मूव करते हैं वो दिखेंगे सेम। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सेम दिखे ना, हर बार पूरा पीरियोडिक टेबल से घूम के आओगे तो फिर उसके नीचे पहुंचोगे तो सेम दिखेगा, फिर घूम के आओगे तो फिर उसके नीचे पहुंचोगे तो सेम दिखेगा। तो कुछ प्रॉपर्टियां वैसे ही होती है, कहीं डिक्रीज कर रहा है, एक एक फिक्स पैटर्न में है सब कुछ, वो पैटर्न देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले बात करते हैं किस चीज के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस किसे बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं न्यूक्लियस से लेकर सबसे बाहरी ऑर्बिट, न्यूक्लियस से लेकर सबसे आखिरी ऑर्बिट तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, उस एटम का साइज होगा, उस एटम का साइज होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे होता क्या है, अब ये एटॉमिक रेडियस कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है तुम्हारे दो चीज के ऊपर। पहला देखो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा न्यूट्रल स्टेट में उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके पास उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगे। ठीक है, सभी दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं थर्ड, पहले हम लोग बात करते हैं इन ग्रुप, इन ग्रुप। ग्रुप में जब हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम आते हैं, फर्स्ट ग्रुप एग्जांपल लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इसके पास देखेंगे तो क्या होगा, फिर हमारे पास 7 होते हैं। ठीक है, इसके पास तो 2 और 1,
2 और 1। एक हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन तो कंसीडर नहीं करना क्योंकि उसका प्लेस अभी कंट्रोवर्सी चलता है। हाइड्रोजन में तो उसके पास बस K सेल होता है। सेकंड पीरियड में पहुंचे उसके पास 2 सेल आ गया। थर्ड पीरियड में पहुंचे उसके पास 3 सेल आ जाएगा। फोर्थ पीरियड में पहुंचे उसके पास 4 सेल आ जाएगा। फिफ्थ में पहुंचोगे तो 5, सिक्स्थ में पहुंचोगे तो 6 और 7 में पहुंचोगे तो 7। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा दैट मींस कि न्यूक्लियस से हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ना, हां मतलब न्यूक्लियर चार्ज मान रहे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बात ये हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्यों ना उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन उस हर बार उसको खींच देखो। मान लीजिए कि हम पहला केस में देखते हैं लिथियम के पास 3 था प्रोटॉन और 3 था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे और 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले में। अब हम सोडियम में आते हैं, इसके पास ठीक है 11 कर दिए, ठीक है। लेकिन अब खींचने वाला भी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया ना। जैसे जैसे इसका बढ़ा है साथ में भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं और सेल का नंबर सेम रखे हुए तब ना न्यूक्लियस को खींच लेता। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ बढ़ाते और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रखते तब न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच लेता। लेकिन हम दोनों को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, तो उसको उतना वो खींच नहीं सकता। बात समझ में आ गई। वही बात करते हैं जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने की, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने की थर्ड नंबर पीरियड उठाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को छोड़ देते हैं, वो स्टेबल है, ठीक है। ध्यान से बात करते हैं। इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 12, इसके पास 13, इसके पास 14, 15, 16 और 17, ठीक है। सब तीसरे पीरियड में आता है, जो सबके पास नंबर ऑफ सेल 3 होगा। जितना पीरियड में जो एलिमेंट लाई करता है उसके पास उतने नंबर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। सबके पास 3 क्या होगा, नंबर ऑफ सेल होगा। सोडियम की बात करें 2, 8, 1 होगा ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तुम्हारा वाला बात साबित होगा कि तुमने अभी कहा था कि सर अगर हम न्यूक्लियस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, फिर उसको खींचेगा, यहाँ खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सबके पास नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। लेकिन अब न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बढ़ रहा है धीरे धीरे न्यूक्लियस स्ट्रेंथ। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का ताकत बढ़ रहा है, और खींचवाने वाले जितने लोग कतार में खड़े हैं वो सेम है, तो धीरे धीरे क्या होगी, साइज छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पावर हम बढ़ा रहे हैं। मान लो कि हमको 3 लड़का मिलकर तुम लोग खींच रहा है, ठीक है। अब तुम लोग खींचने वाले 3 ही हो, तुम लोग खींचने वाले क्या हो, 3 ही हो, और मेरा पावर लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो हमारे बीच में सर्कल क्या होता जाएगा, अपने और तुमको और खींचते जाएंगे ना, समझ आ रही है। तो वही बात है। तो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ लगातार बढ़ते जा रहा था और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट थे, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, इधर जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आ गई। अब एटॉमिक साइज के बाद आते हैं मेटालिक कैरेक्टर पे। किस पे आते हैं, मेटालिक कैरेक्टर पे। मेटालिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं, अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, किसको बोलते हैं, अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वह उसका मेटालिक कैरेक्टर कहलाता है, धातु गुण कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक। धातु का यही गुण होता है, मेटल का यही गुण होता है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करे और कैटायन का फॉर्मेशन करे, कैटायन का फॉर्मेशन करे। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके पास उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा। जीत गया। अब हम अगर बात करें फिर से वही ग्रुप की बात कर लेते हैं, पहले टॉप टू बॉटम, फिर उठाते हैं फर्स्ट ग्रुप को, लिथियम उठाते हैं। एक बात बताओगे कि इलेक्ट्रॉन को लूज होने से रोकता कौन है, न्यूक्लियस। जैसे सपोज करो कि एक ऐसा कमरा है, एक ऐसा कमरा है, इस कमरे में ऐसा घर है, ठीक है, और इसमें ऐसे रूम बने हुए हैं 7, ऐसे 7 क्या बने हुए हैं, रूम। इन सारे रूम का एंट्रेंस इस कॉरिडोर में खुलता है, ठीक है, और इस घर का एंट्रेंस यहाँ से मेन गेट में खुलता है। बात समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। 7 भाई है, सातों भाई पढ़ने बैठा है, ठीक है। तो चेहरा अच्छा बना हुआ है तो गौर ना करें, ठीक है, ठीक है, सब पढ़ने बैठा है। बस समझ आ गया। अब यहाँ पे साथ है जी, अब यहाँ पे फर्स्ट वाले के पास इन सातों के पापा जी पिताजी बैठे हुए पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब सातों का एक कॉमन फ्रेंड बाहर से आ गया कि चलो भाई रविवार है क्रिकेट खेलने चलते हैं, धूप खिली हुई है क्रिकेट खेल के आते हैं।
अब मुझे बताओगे कौन सा भाई सबसे जल्दी आ सकता है खेलने? सबसे लास्ट वाला नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सबसे जल्दी कौन सा भाई गली खेलने आ सकता है? क्यों? क्योंकि पिताजी का प्रकोप बड़ा दूर है उस पे। बात समझ रहे हो ना भाई? पिताजी का प्रकोप बहुत दूर है। वैसे ही समझोगे यहाँ पे कि यह जो पिताजी है वो हमारे एटम के न्यूक्लियस हो गए। एटम के क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए। और ये कमरे इसके सेल हो गए। कमरे इसके क्या हो गए? सेल हो गए। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगा, बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा। और जितना दूर होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि धीरे निकलेगा? जल्दी निकलेगा, क्योंकि न्यूक्लियर का स्ट्रेंथ उस पर उतना कम लगेगा। बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत? तो ऊपर से नीचे आ रहे थे, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। एटॉमिक साइज बढ़ रहा था मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ रहा था। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ेगा मतलब बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है? ऐसा समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? एकदम कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाओगे इस डायग्राम पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं हम मेटालिक कैरेक्टर को लेके पीरियड। पीरियड नंबर 3 वही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ना कई ये लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं हम। कई का क्वेश्चन राइट टू लेफ्ट पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? राइट टू लेफ्ट पूछ रहा है कि लेफ्ट टू राइट, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान। ग्रुप में टॉप टू बॉटम पूछ रहा है कि बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप पूछे बात उल्टा हो जाएगा। टॉप टू बॉटम पूछेगा जो पढ़ रहे वही होगा। लेफ्ट टू राइट पढ़ेगा ऐसे, राइट टू लेफ्ट पढ़ेगा तो चीजों को उल्टा कर देना, कोई अंतर नहीं। अब वही बात हो गया। अब यहाँ पे बात क्या हुआ कि सोडियम की बात करते हैं हम लोग। ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर की बात करना है। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि कमरे दो ही हैं। कमरे तीसरा नंबर है ना? सबके पास कमरे कितना है? 3 है। 3 से होगा ना सबके पास के एल और एम 281 282 283। ठीक है? बात समझ आ रहा है? वही करते हैं। अब ठीक है, 3 ही कमरे हैं। फिर से कॉमन फ्रेंड आ गया संडे को क्रिकेट खेलने के बुलाने के लिए। ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि सोडियम के पास स्थिति ऐसा है कि इसके पापा जो है वो थोड़े से रहम दिल के इंसान हैं। ठीक है? वो खेलने को आ रहा है, छुट्टी है, कोई बात नहीं, खेल। ठीक है? मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे पापा जी कठोर होते जाएंगे। मतलब पापा कौन है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे लेफ्ट टू राइट वैसे वैसे हमारे एटम का न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? अब न्यूक्लियस का स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगा, मान लो कि देख लें तुम्हारा रिजल्ट आ गया, क्लोरीन के पास आते थे तुम्हारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में तुम फेल हो गया। अब तुमको भरोसा है क्रिकेट खेलने, उसको अंदर बुला लेंगे, आओ तुम भी पढ़ो इतना, बुला लेंगे, नहीं बुला लेंगे, तुम भी अंदर आओ जरा देखें कहाँ क्रिकेट खेलता है, बुला उसको अंदर से पास अंदर। ठीक है? तो वैसा स्थिति हो जाएगा जब क्लोरीन के पास कंडीशन पहुंचेगा। तब जब क्लोरीन के पास कंडीशन पहुंचेगा तब इसके पास न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 17 और 2 8 7 वाला सीन रहेगा। तो चाह के भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जब बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर स्ट्रेंथ एंड रिमेन्स कांस्टेंट द नंबर ऑफ सेल्स, या फिर ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। कोई दिक्कत? क्लियर है? दो स्टेटमेंट। हाँ, दो स्टेटमेंट देना, इसलिए मैं दो बताते जा रहा हूँ। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। मैं लिख रहा कांसेप्ट न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज के ऊपर। क्लियर बात है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ रहा था तो नॉन मेटालिक घटेगा। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर घट रहा था तो नॉन मेटालिक, क्योंकि नॉन मेटालिक क्या होता है? गेन द इलेक्ट्रॉन। तो पूरा कहानी वही है, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटालिक के बाद आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एक हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक हमारा क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। इस बार बिहार दरबार का एग्जाम क्वेश्चन था, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? पूरा पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन से मिलेगा आगे मिलेगा। मतलब किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। तो मतलब इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है, इधर जाएगा तो घटेगा। सबसे कम किसका होगा? कैल्शियम का। सीजीएम था ऑप्शन में, कैल्शियम नहीं था, सीजीएम मार दिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जो हमारा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल को आयनाइजेशन गैस एंथैल्पी भी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। होता है क्या है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी, मान लो कि ई एक एलिमेंट है, ठीक है? इस एलिमेंट में हम क्या डाल रहे हैं? एनर्जी डाल रहे हैं। एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी डालना। ठीक है? एनर्जी क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। क्या करने के लिए?
इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसमें देंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम इनटू कटायन। न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम को कटायन में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो गेन करता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि इसका ट्रेंड कैसे चलता है। पहले हम लोग ग्रुप में बात करेंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रैंसियम। अब वही बात है, कहीं ना कहीं बात समझोगे, कहीं ना कहीं तो बात आ रहा है क्या करने का, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। और इलेक्ट्रॉन लूज करना तुम्हारा मेटालिक करैक्टर है, तुम्हारा क्या है, मेटालिक करैक्टर है। मतलब क्या हुआ कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा वह उतना कम एनर्जी गेन करता होगा। समझ, जो जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा वह उतना कम एनर्जी लिया, जो लेट से इलेक्ट्रॉन देगा वह ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर हम एक बार में सारे एलिमेंट को एनर्जी देना शुरू किए, ठीक है, एनर्जी देना शुरू किए, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा हमको, नीचे वाला। क्यों? क्योंकि उसका मेटालिक कैरेक्टर हाई होता है। तो सारे पहले पढ़े ना, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है। एटॉमिक साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है। एटॉमिक साइज बड़ा है, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन हमको दे देगा उतना लेस एनर्जी वो हमारे से एब्जॉर्ब करेगा, लेस एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब लेस एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा की कम, कम। उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। इस चीज को समझ लो ना, एनर्जी लिया, इलेक्ट्रॉन दिया, जितना कम एनर्जी लेगा उतना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ऊपर से नीचे जब आओगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, घटेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपकी किताब में डेटा दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए या एक बार रीड कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं आता, ठीक है। एक बार दिया हुआ है कि सीजीएम का कितना होता है, 374 ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, या फिर सीधा सीधा बात है ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर मेरे बात यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टॉप टू बॉटम। अब देखते हैं इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका यूनिट एनर्जी भी दिखाते हैं, ठीक है। जो यूनिट तुम्हारा रहेगा उसमें दिखाएंगे इसको हम लोग। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफरेंट कोई यूनिट दिखाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जूल पर अर्ग हो, किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। समझ के बाद आता कोई दिक्कत। अब इसका जस्ट उल्टा है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन तो लेफ्ट राइट पीरियड में बता दिया क्या, पीरियड में। तो पीरियड में लेफ्ट राइट होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम। क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा क्या, नहीं ना देगा, तो एटॉमिक साइज कम है, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसको हमको बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना तो जबरदस्ती वाला बात हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। लेकिन सोडियम क्या होगा, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, हमको यूज कर देगा। तो इसमें हमको एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा। मतलब इधर जब बढ़ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है ना। तो जैसे हमारे से मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 2। तो पहले इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहलाता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा क्या कहलाएगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ आ रहा है, हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वह उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। क्लियर है? तो इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम इन अ, ये सब ऐसा है, दोनों अलग अलग एनर्जी। हां, ये सब अलग होगा, ये दोनों वैल्यू सेम थोड़ा ना होगा, ये दोनों वैल्यू अलग अलग होगा। अगली बात समझोगे। अब आता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये होता क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी गेन बाय द एलिमेंट। कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं जो अनायन बनने के लिए। तो अनायन बनने के लिए जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो गेन करना मतलब अपने अंदर उसको जगह देना, और जब अपने अंदर वो जगह देगा इलेक्ट्रॉन को तो किसी चीज को हटा के उसको जगह देगा, देगा ना। तो जिस चीज को हटा के वो जगह देता है वह चीज क्या होता है, एनर्जी। हर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है, अपने अंदर से क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, उल्टा।
पहला में था कि एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, दूसरा में है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना है, एनर्जी रिलीज करना। समझ में आया? कांसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड बाय द एलिमेंट टू चेंज इट्स न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अनायन। अनायन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के दौरान अपने अंदर से जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वह क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एलिमेंट के द्वारा रिलीज किया जाए, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है मेरी बात? अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे घटेगा और कैसे बढ़ेगा। बात करते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, वही सेम लिख देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वही बात है, लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज की गेन करता, लूज है जल्दी, लेकिन क्या सीजियम से जल्दी? ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा था? इंक्रीज या डिक्रीज? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है ना, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता घटेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता घटेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा। बात समझ आ रहा है ना? तो जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एनर्जी वो रिलीज करना होगा वह क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। देखो अगर हमको फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉन डालना है, फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉन डालना है, और हमको लिथियम में इलेक्ट्रॉन या क्लोरीन डालना है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना है, जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा? फ्रांसियम में या क्लोरीन में? जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन करेगा। तो क्लोरीन का टेंडेंसी होता है गेन इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज किया, बहुत। अब हमको फ्रांसियम में इलेक्ट्रॉन डालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर से निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? तो जब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ आ रहा है ना? क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर मेरी बात? तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरा क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा ड्यू टू द बिगर एटॉमिक साइज टू गेन द इलेक्ट्रॉन। बस समझ आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो टॉप से बॉटम जब आते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? हमारा इंक्रीज करता है। क्या करता है? हमारा इंक्रीज करता है। क्यों करता है? समझ में आ गया? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर स्ट्रेंथ घटता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी घट जाती है। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो वही कहानी फिर से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता जब बढ़ जाएगा तो बहुत कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ज्यादा मशक्कत हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ गेन द इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण से, एटॉमिक साइज घटने के कारण से, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण से इजीली वह इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना बहुत कम एनर्जी रिलीज करके, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम। कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ में आ गया बात? न्यूट्रन हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बाबू? कि इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए एलिमेंट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट करता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो बल लगाया जाता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ गया? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा हमारे सिलेबस टेबल में? फ्लोरीन, और लीस्ट है सीजियम। मोस्ट कौन है? फ्लोरीन, और लीस्ट कौन है? सीजियम। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा हो कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हुआ? और मोस्ट फ्लोरीन है तो न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? देखो होता क्या है कि ये खींचने वाला बल है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को। किसको अट्रैक्ट करने के लिए? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब से इसी के कारण से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे, कोवेलेंट करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाने की बात हो रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगाता है एटम में? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस आएगा ना, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उसका अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा, जिसका एटॉमिक साइज जितना बड़ा उसका फोर्स उतना छोटा। समझ में आया ना? बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो होता क्या है, ऊपर से जब नीचे आते हैं ग्रुप में, टॉप से बॉटम जब आते हैं ग्रुप में, तब तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा?
सिंपल सा बात है। टॉप से बॉटम इन ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हमारा क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। हमारा क्या करेगा ये, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा होता है और सबसे कम कौन सा होता है, वो होता है फ्रेंसियम। लेकिन सीजियम और फ्रेंसियम का डिफरेंस हायर क्लास में पढ़ोगे। सबसे सबसे लिस्ट कौन होता है, सीजियम। हम अकेले ये सो नहीं करता, जब बोल्ड में आएगा बोल्ड में आएगा तब। क्लियर है मेरी बात। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, हमारा डिक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल में पीरियड में चलने पे क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता है। समझ आ गया बात। मोस्ट होता है फ्लोरीन और लीस्ट होता है सीजियम। क्लियर है मेरी बात। अब हमारा लास्ट टॉपिक चैप्टर का है डायगोनल रिलेशनशिप, जो हमारा आता है ब्रिज एलिमेंट में। होता है क्या आपका पूरा पीरियोडिक टेबल का पूछेगा तो क्या, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सीजियम सीजियम से कम है, लीस्ट है। देखो ना इधर बढ़ते हुए जाएगा तो शायद ग्लोबल गैस को कंसीडर करते रहिए, तो क्या नहीं पूछेगा। और घटने का बाद सबसे कम नीचे ही ना आएगा, फर्स्ट ग्रुप सबसे नीचे आएगा लीस्ट वाला। देखिएगा डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट, पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट। पीरियड 2 में कौन कौन आते हैं तुम्हारे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आते हैं। और पीरियड 3 में कौन आते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें क्या होता है कि लिथियम कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करता है किससे, मैग्नीशियम। और बोरॉन किससे करता है तुम्हारा, ये दो बार क्या लिखा, बेरिलियम ना, बेरिलियम किससे करता है तुम्हारा, एल्युमिनियम से। और बोरॉन किससे करता है तुम्हारा, सिलिकॉन से। तो ये जो एलिमेंट हैं ये सारे डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। प्रॉपर्टी सारा रिजेंबल करता है। हां प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, इनका प्रॉपर्टी रिजेंबल्स करते हैं इनके, इसीलिए इसे डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें जितना टोटल में सब करेगा नहीं बस यही जितना मैंने एरो किया, बस यही डायगोनल रिलेशनशिप इतना ही एलिमेंट शो करते हैं। और अभी भी होते हैं बहुत टाइम में। बस इसी का बात है। हां इसी में इतना ही होता है, 2 और 3 पीरियड में भी बस यही इतना ही होता है। इनको हम लोग ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, ये प्रॉपर्टी शो करते हैं एक दूसरे से। क्लियर मेरी बात आता समझ आ गया बात। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। नहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में जरूरत क्या क्या है, तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटिव लगा लो इसको। सबसे ज्यादा जरूरत वाला पॉइंट है पहला, पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि इस चैप्टर के सारे इंडेक्स क्वेश्चन अच्छे से बना लीजिएगा, खास करके उन सारे इंडेक्स क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स में 2 सेल n सेल का क्वेश्चन है ना, वो सब बना लीजिएगा। और प्रॉपर्टी जितना भी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन है, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन तीनों का ट्रेंड अच्छे से याद कर लीजिए, कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर नंबर कैरेक्टर इजी है, याद हो जाएगा। और फिर से एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसा तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, पढ़ा हुआ बचपन का चीज है। ठीक है, इसमें देखिए 1.6 नंबर चार्ट में कंपैरिजन पूरा दिया हुआ है अल्कली मेटल अल्कली और हाइड्रोजन के बीच में, ये पढ़ लीजिएगा एक बार क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। शुरुआत में बताया था क्या अंतर होता है, क्या सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी होता है कि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सिमिलरिटी होता है तुम्हारा कि दोनों पे एक ही इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। डिसिमिलरिटी तो बहुत कुछ है, एक में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इधर से इस टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारे इस टाइप के वाले। ठीक है, इसको अच्छे से कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है पीरियोडिक टेबल का। अब अगले वीडियो में मिलेंगे केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने डाउट्स को कमेंट कीजिए। और बहुत अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए आके हमारे सेंटर पे। तो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास अवेलेबल है, वीडियो में कॉल कर सकते हैं आप हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए। और अपने कमेंट और फीडबैक जरूर डालिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।